MPADPO के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने जो है प्लानिंग की थी। तो लॉ के सेक्शन से सब्जेक्ट वाइज जो है एक्ट वाइज हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, अर्थात स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। फ्रेंड्स, चूँकि ये एक्ट जो है बहुत छोटा है, कुल मिलाकर केवल 10 सेक्शन है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का चैप्टर का डिवाइडेशन नहीं हुआ है। आपको केवल सेक्शंस ही मिलेंगे इसमें। एक्ट की शुरुआत में सबसे बिगनिंग में हम देखते हैं कि द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, तो ये जो अधिनियम है यहाँ पे एक्ट नंबर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्ट नंबर आप में से बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दें। जिस साल ये एक्ट आया, मतलब साल 1986 में जब ये एक्ट आया, तो इससे पहले 59 एक्ट अन्य विषयों पे और आ चुके थे। इसका नंबर 60वां था। ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अगर हमें कहीं पे प्रस्तुत करना है तो उस एक्ट को लिखने के साथ ही उसका एक्ट नंबर भी और ईयर नंबर ये दोनों ही लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये की बात हो गई। अच्छा, हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए ये क्यों बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आप अधिकतर अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होते रहे हैं तो आप देखेंगे प्री में क्वेश्चन डायरेक्ट एक्ट नंबर से आ जाते हैं कि भाई जो है कि एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, CRPC का क्या है, या IPC का एक्ट नंबर क्या है। तो इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट आपके मतलब क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है कि हर एक्ट का अपना एक उद्देश्य होता है, प्रस्तावना होती है। जो 2 लाइन की ये प्रस्तावना पूरे के पूरे एक्ट को डिफ़ाइन करती है, और कहीं पे ये लिख के नहीं आता कि ये प्रस्तावना है। आप एक्ट नंबर के जस्ट नीचे जाएंगे, किसी भी एक्ट की शुरुआत में ही सबसे पहले आपको प्रस्तावना देखने को मिल जाएगी। ये जो आपके सामने दिख रही है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट इन पब्लिकेशंस, राइटिंग, पेंटिंग्स, फिगर्स और एनी अदर मैनर and for matters connected therewith or incidental thereto। इसका मतलब ये हो गया कि महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशंस, चाहे वो राइटिंग के फॉर्म में हो, पेंटिंग के फॉर्म में हो, फिगर के फॉर्म में हो, या अन्य किसी मैनर में भी हो, वो जो है उन पर रोकथाम लगाने के लिए ये एक्ट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। Be it enacted by Parliament in the 27th year of the Republic of India। यह कब से लागू किया जाएगा? तो यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं, भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित, ठीक है फ्रेंड्स, अधिनियमित हो, जैसा कि मतलब नीचे लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो इन जो 10 सेक्शनों में बताया गया है उसके अनुसार जो है भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में यह अधिनियमित किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन वाइज। तो अगर हम सेक्शन 1 को देखें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इंडिया में जितने भी एक्ट पास होते हैं मैक्सिमम आप देखेंगे तो वो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की ही बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि आपको पता हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनने की संभावना होती है। अब हम बात करें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की, तो जो एक्ट का नाम जनरली हम बेयर एक्ट पे पढ़ते हैं ऊपर, वही होता है इसका शॉर्ट टाइटल। जैसे इसका क्या है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये इसका शॉर्ट टाइटल हो गया। एक्सटेंड जो है क्या, एक्सटेंड पे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है,
ये फ्रेंड्स जो बेयर एक्ट है अपना, ये थोड़ा सा 2-3 साल पुराना है। 31 अक्टूबर 2019 से जो है कि कश्मीर के स्पेशल स्टेट का दर्जा छीन लिया गया। उसका धारा 370 अनुच्छेद 370 जो है हमारे संविधान का, वो समाप्त कर दिया गया, जो जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा सा अलग बनाता था। तो सरकार ने इस एक्ट को, इस जो है कि अनुच्छेद को समाप्त कर दिया है। डेट हो सकता है आपसे पूछा जाए, अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, 31 अक्टूबर 2019। उस दिन से ये एक्सेप्ट जो है अब हट गया है, मिट गया है। तो अब आपको सिर्फ इतना जानना है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। मतलब ये कब से लागू होगा, इसका कमेंसमेंट कब से होगा? उस दिन से जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में इसे जो है प्रकाशित करे। ठीक है, या इसके प्रकाशन की तिथि नियत करे। तो ये हो गई फ्रेंड्स सेक्शन 1 की बात। अब धारा 2 पे आते हैं। ये डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज से आप ये मान के चलें, क्योंकि मैं देखिए फ्रेंड्स आपसे बात करता हूँ, ये वीडियो बनाने का जो मुख्य टारगेट है हमारा, वो MP ADPO जो कि आगे 2-3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये MP ADPO एग्ज़ाम को ध्यान में रख के वीडियो मैं बना रहा हूँ। और विधि के अन्य विद्यार्थी जो अन्य क्षेत्रों के लिए इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लाभप्रद है। चूँकि मैंने MP ADPO के PYQs पढ़ रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगा कि कहाँ कहाँ जो है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और आप मान सकते हैं कि अगर MP ADPO में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जिस भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, क्वेश्चन वहाँ पे भी इस तरह से आ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज से आप ये मान के चलें कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हों, कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा से रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन क्लॉज में हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन को हम सबसे पहले देखते हैं। includes any notice, circular, label, wrapper or other document and also includes any visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas. Advertisement includes any notice, circular, label, wrapper or other document and also includes any visible representation made by means of any light, sound or smoke or gas. मतलब कि किसी भी माध्यम से ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन जो नोटिस के रूप में, सर्कुलर के रूप में, लेबल के रूप में, रैपर के रूप में या अदर डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किए जाए, और इसमें शामिल है लाइट, साउंड, स्मोक या गैस के द्वारा किया गया विज्ञापन भी। तो विज्ञापन का मतलब फ्रेंड्स जो हम अपने जनरल कॉन्सेप्ट में समझते हैं वही विज्ञापन होता है। चूँकि ये लॉ की भाषा है, तो इसमें उन सभी पॉइंट्स को भी पिन कर रहे हैं कि इन सभी माध्यमों से, और इतने ही माध्यम बचते हैं फ्रेंड्स जिनसे जो है कि किसी तरह के विज्ञापन किए जा सकते हैं। तो हमारे जो विधि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को पिन कर दिया है। तो एडवर्टाइजमेंट का सिंपल मतलब वो होता है कि किसी भी माध्यम से किया जाने वाला विज्ञापन। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैम्पल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटिसेबल जो पॉइंट है वो ये है वे ऑफ सैम्पल्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन द वे ऑफ सैम्पल होना चाहिए, चाहे वो फ्री में हो या अदरवाइज़। अदरवाइज़ का मतलब क्या हो सकता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो जो है पेड होगा और या तो जो है कि पार्टली पेड होगा, या तो पूरी तरह से फ्री होगा, या तो जो है चार्जेबल होगा, या तो थोड़ा चार्जेबल होगा, थोड़े पे जो है कंसेशन होगा। लेकिन वो वे ऑफ सैम्पल के रूप में ही होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब मैं आता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस एक्ट का प्रोविज़न आप कह सकते हैं, वो द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन क्या है। इस एक्ट को
समझने के लिए, जिसने ये समझ लिया, समझ लीजिए कि आपने 50% लड़ाई जीत ली। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन क्या है? मीन्स द depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल रूप में हम इसे समझें, क्योंकि ये वीडियो मैं जानता हूँ डायरेक्ट आप सब पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, मेन कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूँ। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया, और इसमें वीमेन सब लगा है, तो मतलब महिलाओं के संदर्भ में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन रूपण क्या होगा? तो महिलाओं के संबंध में अशिष्ट रूपण ये है कि उनका किसी ऐसे रूप में जो है रूपण, रूपण का मतलब आप समझ सकते हैं चित्रण, चित्रण का मतलब आप समझ सकते हैं प्रदर्शन, ठीक है। और कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि उनको किसी ऐसे रूप में प्रचारित किया जाना, प्रकाशित किया जाना, ऐसे रूप में उनको छापना किसी पम्पलेट, पेपर, एडवर्टाइजमेंट या किसी रूप में, जहाँ पे उस एडवर्टाइजमेंट को देख के वो महिला या उसको देखने वाली कोई भी महिला जो है अपमानित महसूस करे, लज्जापूर्ण महसूस करे, बेमतलब का उसे जो है आत्मग्लानि महसूस हो, जहाँ पे उसका कोई अपराध ही नहीं है। महिलाओं का उनकी पूरी बॉडी का या उनके किसी बॉडी पार्ट्स का इस तरह से चित्रण किया जाना। और हम सपोज़ कर सकते हैं कि जैसे कि जो है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको जो है कि उनकी बिक्री ही मात्र इसलिए होती है कि उसमें महिलाओं को ऐसे रूप में दिखाया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक कार कंपनी किसी लड़की या मॉडल को कार के सामने उन पोज में प्रस्तुत करे जो एकदम जो है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करता हो, मतलब कोई भी महिला उसे देखे तो लगे अरे यार ये तो मतलब उपभोग की वस्तु बना दी गई है महिला, ऐसी चीज़ें। तो जनरल कॉन्सेप्ट आप यही है कि महिलाओं को ऐसे रूप में प्रदर्शित किया जाना कि जो मतलब लोक नैतिकता के खिलाफ हो, उसे ही इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन या अशिष्ट रूपण आप कह सकते हैं, जो नैतिकता के विपरीत हो, ठीक है। अब आते हैं लेबल पे फ्रेंड्स। लेबल क्या है? लेबल मीन्स एनी written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package। लेबल का मतलब जैसे कि लोग कहते नहीं कि वो लेबल का मतलब स्टिकर आप समझ सकते हैं। जैसे किसी पैकेज के ऊपर किसी कंपनी का अपना एक लोगो लगा रहता है, वो उसका लेबल हो गया, जो उस मतलब कंपनी को प्रस्तुत करें। तो ये रिटन फॉर्म में हो सकता है, मार्क्ड फॉर्म में हो सकता है, स्टैम्प के फॉर्म में हो सकता है, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर के रूप में हो सकता है, या अन्य किसी रूप में भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तीसरे पे आते हैं हम, ये पैकेज वाले पे। पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कार्टन, टीन और अदर कंटेनर। पैकेज का मतलब कोई भी पैकेज हो गया या पैकेट हो गया जो बॉक्स के रूप में हो, कार्टन के रूप में हो, टीन या अदर कंटेनर के रूप में हो। एक सिंपल कंटेनर जो है वो यहाँ पे पैकेज कहा जा सकता है। अब देखिए सबसे लास्ट हमारा है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुतों को प्रेस्क्राइब्ड का मतलब पता होगा। हमारे जो नए साथी हैं उनको थोड़ा समझने में इसका, क्योंकि मैं भुक्तभोगी रहा हूँ। लॉ एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें फ्रेंड्स दिक्कत जो है हमें लॉ पढ़ने में और उसे समझने में ही नहीं आता। लॉ के छोटे छोटे शब्द जो हम समाज में किसी से मतलब खुलकर पूछने से भी शर्माते हैं कि यार इसका क्या मतलब निकाल लिया जाएगा, तो लोग हमें जो है कि जज करेंगे। तो सिंपली जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो प्रेस्क्राइब्ड का मीन्स, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सिंपली हम इस पे आते हैं पहले। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब विहित। विहित का मतलब एक तरीके का निर्देशन, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे
कि कहा जाता है कि जैसा इस कानून के द्वारा विहित किया जाए उसके अनुसार, मतलब जैसा इस कानून में लिखा हुआ है, निर्देशित किया हुआ है, आदेशित किया हुआ है, उसके अनुसार। आप ये अगर ध्यान रख लिए कि निर्देशानुसार, तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। प्रेस्क्राइब्ड मतलब विहित, मतलब समाहित भी हो सकता है कि मतलब जो इसके लिखे हुए कानून के अनुसार हो। तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कि ऐसा रूल जो इस कानून के तहत विहित किया जाए उसे यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड का मैनर लिया जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब मैं आता हूँ सेक्शन 3 पे फ्रेंड्स। सेक्शन 3 असल में लॉ की जो है कि ये जो बेयर एक्ट है इसकी एक्चुअल शुरुआत हम सेक्शन 3 से कह सकते हैं। तो सेक्शन 3 से शुरू होता है क्या? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। क्या हो गया? प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग, सेक्शन 3 पे आते हैं। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। तो यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है उन एडवर्टाइजमेंट का जो कंटेन करते हैं महिलाओं के अशिष्ट रूपण को। तो क्या लिखा है? नो पर्सन शैल पब्लिश और काज टू बी पब्लिश्ड और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन एनी फॉर्म। तो मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है न तो पब्लिश करेगा और न तो पब्लिश करवाएगा और न तो उसकी व्यवस्था में साथ देगा और न वो जो पब्लिश किया जा रहा है उसका पार्ट बनेगा, उसका हिस्सा बनेगा। जो किसी पब्लिकेशन के रूप में हो, एग्जीबिशन के रूप में हो या अन्य मैनर से जहाँ पे महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया जा रहा है, वहाँ कोई भी व्यक्ति उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेगा। ये हो गया इसका सिंपल मतलब। अब सेक्शन 4 की बात करें फ्रेंड्स। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। तो स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिबंध। तो सेक्शन 3 में जो है वो विज्ञापनों पे प्रतिबंध था। अब सेक्शन 4 क्या कहता है कि भैया पुस्तकों, पुस्तिकाओं को भी जो है कि उसके रूप में भी महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो इसमें इस तरह का जो है चित्रण या स्त्रियों का अशिष्ट रूपण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, तो वो भी जो है इसके अंतर्गत दोषी होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका सिंपल फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ प्रोवाइज़ो है, उसको हमें ध्यान में रखना है और आप मान के चलें कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसलिए इस पर जो है सेक्शन 4 पे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी बुक, पम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर। तो ये क्या बात कर रहे हैं भैया? चलिए आगे आपका फिर से स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से जो है कि स्क्रॉल हो गया था कि मतलब सिंपली जो है किसी बुक के फॉर्म में या पब्लिकेशन के फॉर्म में हम जो है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रोवाइज़ो हैं और प्रोवाइज़ो जो है बहुत कमाल के हैं, आपको याद होने चाहिए। इस धारा की कोई भी बात 2-3 चीज़ें हैं जिन पर लागू नहीं होगी। जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में हो। मतलब फ्रेंड्स, जो किसी अच्छे प्रयोजन के पर्पज़ से जो है विज्ञान, साहित्य, कला अथवा
जो है कि विद्या या सर्वसाधारण संबंधी उद्देश्यों के हित में है, वहाँ पर इसका पब्लिकेशन हो सकता है और वो जो है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण नहीं माना जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी क्या है, विच इज़ केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेस। मतलब ऐसा जो है रूपण जो बोनाफाइड हो, मतलब सद्भावपूर्वक हो रिलीजियस पर्पजेस से, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझें तो दुर्गा के जो 9 रूप हैं फ्रेंड्स, ठीक है, दुर्गा के 9 रूप आप देखेंगे तो माँ कालरात्रि और दुर्गा के, अब सभी रूपों को तो मैं भाई नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपसे इतना कह देता हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे मतलब माता के रूप हैं जहाँ पर ये देखने को लगता है कि यहाँ पे इनको प्रॉपर जो है कि ड्रेस्ड नहीं किया गया है, यहाँ पे माता को जो है कि उतना शालीनता से प्रस्तुत नहीं किया जा पाया है। तो वो चूँकि हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम किसी तरह के जो है कि टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो जिस रूप में हैं, चूँकि वो रिलीजियस हैं तो उनको लोगों से उसी रूप में श्रद्धा है, वहाँ पर वो उसी रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी धर्मों में है, कहीं पे हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में, बौद्ध, सिख, जैन, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ जो ऐसा है, लेकिन उसे वहाँ पे जो है एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। ये सिर्फ उसका बात करता है। यहाँ पे मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि चूँकि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो समझाने के फॉर्म में है, धर्म के लोग इसे अन्यथा के रूप में ना लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, engraved, painted or otherwise represented or on or, मतलब any ancient monument within the meaning of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो है उसके अंतर्गत आने वाले जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो हमारी गुफाएं हैं, प्राचीन जो है भवन है, वहाँ पर कुछ ऐसा चित्रण किया गया है जो वर्तमान में नैतिकता के दृष्टिकोण से सही नहीं है। महिलाओं का वहाँ पर आज के इस परिभाषा के हिसाब से अशिष्ट रूपण माना जाएगा, लेकिन चूँकि वो भी ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास उनको बहुत सारे रूपों से स्टडी करता है, उनसे आगे जीवन जीने के सलीकों के बारे में हम समझते हैं और क्या हमारे हित में है, क्या हित में नहीं है, इस सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे अध्ययन होता है। तो उन्हें एज़ इट इज़ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक पॉजिटिव वे में वहाँ से लोग शिक्षा लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो है संरक्षित की गई हैं। एनी टेम्पल और ऑन एनी कार यूज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पजेस, किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रावरण में उपयोग में लाए जाने वाले किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर, तो वो भी जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। दक्षिण उत्कीर्ण रंग चित्र या अन्यथा रूपित, मतलब ऐतिहासिक रूप से कोई भी ऐसी इमारत, ठीक है फ्रेंड्स, मोटा मोटी आप समझें, ऐतिहासिक रूप से कोई भी ऐसा इमारत जो है वो भी प्रोटेक्टेड है जहाँ पे इस तरह का चित्रण किया गया है, क्योंकि उसका यूज़ जो है और इसका इम्पोर्टेंस अलग है। तो वहाँ पर इंटेंशन किसी का महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने का नहीं है, और लॉ में इंटेंशन एक बहुत बड़ी बात होती है, तो ये भी वहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अब सी पे आते हैं फ्रेंड्स। एनी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये है कि किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। अब इसका मतलब हम क्या समझें फ्रेंड्स, इसके 2-3 मतलब जो है आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी फिल्म जो है हमें ऐतिहासिक
जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुई हैं उसके बारे में हमें बताता हो। ठीक है, कोई भी ऐसी फिल्म जो है कि हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से, स्टूडेंट को टीचिंग करने के पर्पज़ से, कुछ स्पेशल जो है कि बोनाफाइड इंटेंशन से चीज़ें तैयार की गई हैं जो मानव इतिहास को और बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जा सकती हैं, मानव जीवन को और अच्छा बनाने के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं, किसी महिला की बेहतरी के लिए उससे कुछ माध्यम जुड़ा है, तो उन सब चीज़ों को भी इसमें प्रोटेक्टेड रखा गया है। ओवरऑल अगर हम कहें कि भाई धारा 4 का प्रोवाइज़ो हमें क्या कहता है, तो धारा 4 का प्रोवाइज़ो जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर लगता है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण हो रहा है, महिलाओं का नैतिकता से चित्रण नहीं है, लेकिन चूँकि वो न्यायार्थ है, वो वैलिड है, वो उचित है कि उनका चित्रण इस रूप में हुआ और ये चीज़ जो है बोनाफाइड इंटेंशन में और समाज की बेहतरी के लिए है, तो वहाँ पर उसका चित्रण जो है कि प्रतिबंधित नहीं होगा, उसको वहाँ पे उसका चित्रण किया जा सकेगा। क्योंकि ये 2-3 पॉइंट जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, क ख ग, तो इसको आप इन तीनों रूपों में याद रखें। ये एग्ज़ाम आपको डायरेक्ट जो है एक ही पेपर से एमपी में एडीपीओ बना सकती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा अगर हम इसकी बात करें, तो जैसे ये पूछ लेगा कि भाई जो है कि धारा 4 द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट की धारा 4 क्या जो है कि किन किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, तो उस प्रोटेक्शन में ये 3 चीज़ें दे देंगी और एक जो है ऐसा होगा कि जो इसमें नहीं है। पूछ लेगा किसको प्रोटेक्ट नहीं करती, तो वो चौथा जो है कि होगा जिसको प्रोटेक्ट नहीं करती, या इनमें 4 में से एक इसका दे देंगी और 3 अलग पूछ लेंगी कि भाई किसका प्रोटेक्शन करती हैं, तो वहाँ आपको चूज़ करना है कि उन चारों में से आपके लिए सही विकल्प क्या होगा। और ये तभी आएगा कि जब आप बार बार उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे, वो आपकी माइंड में एक जो है कि रूट क्रिएट कर ले, एक रास्ता बना ले आपकी दिमाग की नसों पर कि हाँ आपने इसे जो है कि सैकड़ों बार पढ़ा है, या मतलब सैकड़ों बार नहीं पढ़ा है, अगर आपकी जो है कि माइंड में वो बात आ जाए। बस इसके 2-3 माध्यम हो सकते हैं, आप सुनते रहें, पढ़ते रहें, आप आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में सफल रहेंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हम धारा 5 पे आते हैं। धारा 5 का कहता है, धारा 5 कहता है, धारा 5 बहुत ही सिंपल वे में आगे बढ़ रहा है। धारा 5 सिर्फ इतना कहता है कि अरे वाह, पावर टू इंटर एंड सर्च, इसमें जो अधिकारी होंगे जिन्हें ये जो इसके लिए एप्रोप्रिएट अधिकारी हैं, उनको राइट्स दी गई हैं कि वो अपना कार्य जो है स्वतंत्रता पूर्वक अंजाम दे पाएँ। तो इसमें जो मेंशन करने वाली बात है वो ये है कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए, देखिए आ गया ना विहित शब्द, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत हुआ है जाकर जो है जांच पड़ताल कर सकता है, तलाशी ले सकता है। तो अब यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एस में बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं, कोई भी राजपत्रित अधिकारी अर्थात गज़ेटेड ऑफिसर, मतलब जैसे मैं एक बात कहता हूँ, आप एडीपीओ में सेलेक्ट होते हैं तो आप एक गज़ेटेड ऑफिसर बनेंगे, और गज़ेटेड ऑफिसर मतलब ऑफिसरों में भी एक ऐसी कैटेगरी जिनके ऊपर सरकार सबसे ज़्यादा जो है भरोसा करती है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार होता है, इन्हें मतलब एक सीनियर ऑफिशियल की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज़
सो ऑथराइज्ड, मतलब एक ऐसे क्षेत्रफल में जहाँ तक के लिए उसे अधिकार प्रदान किया गया है और एक ऐसे दायरे में जिसके अंतर्गत उसे कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है, वो जाकर जांच कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर धारा 5 जो है अधिकारियों को इसके लिए सिर्फ शक्ति प्रदान करता है कि वो जांच पड़ताल आदि अपने मतलब निर्धारित माध्यमों के रूप में कर सकें। धारा 5 सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं। परंतु इस उपधारा के अधीन कोई प्रवेश किसी प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। तो इसके कुछ प्रोवाइज़ो भी हैं, उनको भी ध्यान रखना है। वो एक्ट को कंप्लीट पढ़ने पर ही आपको क्लियर होगा। ये सेक्शन आपको डीपली उसके लिए पढ़ना होगा। मतलब शुरू में ही इस सेक्शन 5 में लिख दिया गया है, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एस मे बी प्रेस्क्राइब्ड एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया फॉर विच ही इज़ सो ऑथोराइज्ड। मतलब अपनी शक्तियों के अधीन रहते हुए अपने स्थानीय प्राधिकारिता के क्षेत्र में वो कार्य करेंगे और जहाँ पर उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है वहीं पर वो रुक जाएंगे। अब सेक्शन 6 पे आते हैं फ्रेंड्स, पेनाल्टी की बात होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा सेक्शन जहाँ से 100% क्वेश्चन बनते रहे हैं। आप ये मान के चलें कि अगर एमपी एडीपीओ में 29 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ से कम 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आप मान के चलें, चाहे वो जिस भी एक्ट से हों, पेनाल्टी से आएंगे फ्रेंड्स। मोटा मोटी 10 क्वेश्चन आप मान के चलें कि वो पेनाल्टी को टच करेंगे, चाहे जिस भी फॉर्म में। तो हम पेनाल्टी पे स्पेशल फोकस करेंगे। एनी पर्सन हु कंट्रावेंसेस द प्रोविजंस of section 3 or section 4 shall be punishable on first conviction with an imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend 2000 रुपीज़। तो मतलब हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो धारा 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, मतलब साधारण कारावास से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मैक्सिमम 2 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है, न्यूनतम कितने भी समय तक का हो सकता है, 2 वर्ष की लिमिट में। और जुर्माने से, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट भी है कि आप भी इसे ध्यान रखें। आगे आपका पाला इससे बहुत बार पढ़ने वाला है। वी वेरी मच क्लियर व्हाट ला वांट टू से। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ कि 2 साल तक की अधिकतम जो है सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शब्द लिखा है एंड, बहुत जगहों पे आपको मिलेगा और का मतलब उसके साथ फाइन लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। एंड का मतलब लगाया ही जाएगा। इसमें जज की अपनी मर्जी नहीं चल सकती या किसी भी व्यक्ति की अपनी मर्जी नहीं चल सकती। सबसे ऊपर होता है हमारे बनाए गए ये अधिनियम, उन्हीं के हिसाब से और उन्हीं की किताब से न्यायालय जो है अपना कार्य करती है। तो मतलब 2 साल तक की अधिकतम अवधि तक के अंतर्गत उनको सज़ा मिलेगी, वो चाहे जितने भी समय का हो, 2 साल के अंदर। अब उसके बाद इम्प्रिजनमेंट के साथ जो है कि फ़ाइन का भी प्रावधान है, और जो विच में एक्सटेंड 2000 रुपीज़, जो 2000 रुपये तक हो सकेगा, या द्वितीय या पश्चातवर्ती। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो है कि 2 साल तक की सज़ा हो सकेगी। इसके साथ ही उस पर फाइन लगना भी है, जो अधिकतम 2000 रुपये तक का हो सकेगा। ये सिर्फ इतनी सी बात हो गई। ये जो एक बार में पकड़े जाएंगे, एक बार पकड़ लिए गए, उनको ये प्रावधान किया गया है। अब कुछ लोग होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, वो बार बार उसी तरह के अपराध करते हैं। ऐसे लोगों के लिए
जो कि हमारे देश के लिए खतरा हैं, उनके लिए सरकारों ने स्पेशल प्रोविज़न बना रखा है। और 1986 में ये एक्ट बना था, इसकी तो बात छोड़ दें, 1860 की आईपीसी में भी ऐसे प्रोविज़न किए गए थे कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या तो वो अपराध छोड़ दें या तो ऑफेंडर दुनिया छोड़ दें। तो वैसा ही कुछ प्रोविज़न इसमें है कि शुरुआत में उनको सुधारात्मक कार्रवाई की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो 2 साल तक का सज़ा पाएगा वो अब ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल के दायरे में रहेगा। लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा उनके लिए प्रोविज़न ये है कि वो कितने साल तक का, सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, मतलब दूसरी बार पकड़े जाने पे या उसके बाद वो तीसरी चौथी या चाहे जितनी बार पकड़े जा रहे हों, उन सब के लिए एक ही तरह का अपराध होगा। और वो अपराध क्या होगा कि कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, मतलब मिनिमम 6 वर्ष 6 महीने के लिए। और अगर उनके अपराध की प्रकृति कठोर है तो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। और इसमें भी देखिए और शब्द लगा हुआ है, एंड शब्द का यूज़ हुआ है, मतलब इसके साथ ही जुर्माना भी मैंडेटरी है, जो कि कितना होगा, मिनिमम 10,000 रुपये। लेकिन अगर उनका अपराध जो है कि और कठोर प्रकृति का हुआ, मतलब वो 3-4 बार इस तरह के अपराध में, या मतलब जज अपनी इच्छा अनुसार अगर वो 2 बार या उससे अधिक बार के दोष सिद्धि है उन पर, तब जज साहब उन पर 10,000 रुपये से कम का तो नहीं लगाएंगे और अधिकतम कितना लगा सकते हैं, 1 लाख रुपए तक। ये जेल के अलावा है फ्रेंड्स। मिनिमम जेल कितना, 6 महीने, अधिकतम जेल कितना, 5 साल, और जुर्माना कितना है, मिनिमम 10,000, अधिकतम कितना है, 1 लाख। ये मेंशन करना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप तैयार रखना, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और आपके लिए 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेक्शन 7 पे आते हैं, ऑफेंसेस बाय कंपनीज़। तो कंपनियों के अपराध के विषय में फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनते रहे हैं, बनेंगे ही। ऑफेंसेस बाय कंपनीज़ में हम क्या देखते हैं कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ठीक है, तो वो जो है दोषी होगा। और जितने लोग भी इस तरह से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं जो इस तरह के अशिष्टरूपण के लिए दोषी हैं, वो सब लोग जो है सम्मिलित रूप से इसके लिए दायी होंगे। ये हो गया इसका मेन रूल। अब इसका जो है प्रोवाइजो भी है, तो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दिस सब सेक्शन shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। ये बहुत अच्छा बात है, आपको इसे समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, चूँकि कंपनी कई लोगों से मिल के बनी होती है, उसमें कई सारे लोग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी चिढ़ में कुछ ऐसे एक्टिविटी को अंजाम देता है जहाँ पे सारे लोग जो है उसके चक्कर में सज़ा के भागी बनते हैं, क्योंकि वो कंपनी में प्राधिकारी हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पे ये रूल दिया गया है कि वो जो अशिष्ट रूपण हुआ है वो सबकी जानकारी में होनी चाहिए। कोई ऐसा अधिकारी जिसकी जानकारी में ये था ही नहीं, अगर वो ये बात कोर्ट में प्रूव कर देता है कि साहब हमको तो पता ही नहीं था कि क्या हो गया और ना ही हमारी इच्छा थी कि इस तरह का कुछ हो, तो वो बच सकते हैं। साथ ही वो अधिकारी जो ये साबित कर दे कि साहब जो कुछ भी हुआ वो हमारी जानकारी में हुआ और हमारी इच्छा से हुआ, लेकिन हमने इसके लिए सम्यक सावधानी, ये आईपीसी का वर्ड है, लॉ में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अपना रोल प्ले करता रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता रहा है कि अगर कोई अधिकारी सम्यक तत्परता एवं सावधानी बरतते हुए कोई कार्य करता है, फिर भी जो है किसी तरह का इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ वो एक तरीके की दुर्घटना मान ली जाएगी, वहाँ पे वो जो है सज़ा से बच जाएंगे।
तो कोर्ट क्या कहता है कि अगर आप ये साबित कर दें कि आपकी गलती नहीं थी, सारी गलती तो जो है बस संजोग ऐसा था कि हो गया, तो मतलब वहाँ से आपको बचाव मिल जाएगा। इसीलिए मुझे गर्व है अपने देश के कानूनों पे। फ्रेंड्स, ये आता तो बहुत कम समझ में था, लेकिन अभी जबकि मैं पढ़ना शुरू किया है तो प्रोविज़न पढ़ के मुझे लगता है यार, बचपन में हमारे घरों में जो हमारी माताएं और जो है कि हमारे बड़े लोग हमको शिक्षा देते रहे हैं, तो वही सब तो लॉ है। और लॉ में एक मतलब बहुत प्रचलन डेफिनेशन है, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। मतलब आपका कॉमन सेंस जो कहता है वही लॉ है, इससे अलग लॉ नहीं है। तो ये हो गया सेक्शन 7 हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अभी देखिए 2-3 चीज़ें इसका जो है कि स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी आता है। मतलब कोई एसोसिएशन या फर्म भी इसके अंतर्गत कंपनी माना जाएगा। किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। मतलब डायरेक्टर कौन होगा, तो डायरेक्टर जो है कि उस फर्म का जो पार्टनर है वो डायरेक्टर माना जाएगा इस एक्ट के तहत, ठीक है। अब ये हो गया सेक्शन 7। अब 8 पे हम आते हैं फ्रेंड्स। देखिए धारा 8 क्या कहती है, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बिलेबल। मतलब ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बिलेबल, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। देखिए अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, ये क्यों आपको अच्छा लगेगा वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए सिंपल हमारे लॉ में अगर कोई जो है कि संज्ञेय अपराध होता है, क्या होता है, कोई संज्ञेय अपराध होता है हमारे लॉ में, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल कोर्ट अपनाती है, मतलब हमारे विधि नियंता अपनाते हैं, उसको बेल नहीं मिलती है। कॉग्निजेबल मामलों में बेल का प्रावधान बहुत कम होता है। और यहाँ पे क्या है, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बिलेबल, मतलब यहाँ पे इस एक्ट के दायरे में अगर कोई अपराध होता है तो वो कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल माने संज्ञेय होगा। संज्ञेय और असंज्ञेय दो तरह के अपराध। एक असंज्ञेय अपराध मतलब कि साधारण वाला अपराध जिसमें ज़्यादा जो है कि कठोर सज़ा नहीं दी जाती, और कॉग्निजेबल मतलब संगीन आरोप, संगीन जो है कि अपराध, इसमें जो है कि कोर्ट उसको गंभीर आरोप मान लेती है और उस तरह के अपराधी को जमकर सज़ा देती है। तो ये कॉग्निजेबल तो होगा लेकिन साथ ही बेलेबल होगा। यहाँ एक मज़ेदार आपको बताते हैं, आप लोगों ने किक मूवी देखी होगी सलमान खान की, तो उसमें सलमान खान क्या कहता है कि मुझे ऐसे काम करने अच्छे लगते हैं जिसमें किक मिलती हो। मुझे किक मतलब ऐसा लगता है अरे वाह ये बहुत बहुत मज़ा वाला काम है, इसको कर दे तो ये जो है कि अच्छा लगेगा। तो उसी तरह की किक की बात हमारे एग्ज़ामिनर्स पर भी लागू होती है। हमारे एग्ज़ामिनर्स क्वेश्चन पेपर सेट करते समय हमेशा ऐसे मतलब क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं, उनकी निगाहें ढूंढती रहती है जहाँ से उन्हें कुछ किक मिले। मतलब क्वेश्चन देखने में लगे सिंपल लेकिन कैंडिडेट्स को दे फंसा। क्योंकि जो हमारे यहाँ कंपटीशन के ये एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हमें जॉब मिलती है, इसको कहते हैं थ्रोट कट कंपटीशन, मतलब गला काट प्रतियोगिता। और इसमें ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जो देखने में आसान लगे लेकिन आपका जो है कि काम तमाम कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वो किस तरह से बन सकता है, वो ये ऐसे बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें तो कुल मिला जुला कर हम ये समझ सकते हैं कि धारा जो 8 है वो हमें ये बताती है कि यहाँ पे जितने भी ऑफेंस हैं तो वो सारे के सारे कॉग्निजेबल होंगे, इसके बावजूद ये बेलेबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। क्योंकि कॉग्निजेबल तो जनरली सभी इस तरह के एक्ट में कॉग्निजेबल ही होते हैं, बेलेबल इसमें कुछ नया है, तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए हम बढ़ते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे हर एक्ट में। हमने ये सेक्शन स्पेशली जो है देखा ही देखा है कहीं ना कहीं कि हमारे जो भी
अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या एक मतलब सिविल पर्सनालिटी की भी बात कर लें, मतलब एक कॉमन मैन की भी बात कर लें हम, तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं अगर वो सद्भावपूर्वक मतलब बोनाफाइड इंटेंशन के साथ गुड फेथ में इस तरह की कोई कार्य जो है करते हैं। तो इस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई कॉमन पर्सन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उनके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि उन्हें इस कार्य को करने के लिए अभिप्रेत किया गया है, उन्हें इस कार्य को करने के लिए अपॉइंट किया गया है, और ये सारे कार्य जो है गुड फेथ में कराए जा रहे हैं। कैसे गुड फेथ में? कि महिलाओं का अशिष्ट रोपण रोका जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या? समाज की सद्भावना बनी रहे। तो ये हो गया सेक्शन 9 की बात। अब सेक्शन 10 मतलब इस एक्ट के सबसे अंतिम और एक बहुत ही ज़रूरी सेक्शन पर हम आते हैं। धारा 10 क्या कहती है? नियम बनाने की शक्ति। देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट से जो सबसे एलिजिबल क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि नियम बनाने की शक्तियाँ किसके पास है? तो ये शुरुआत में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस एक्ट की शुरुआत में हमें देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसी चीज़ें जो मज़ेदार हैं, ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो शक्ति दी गई है रूल बनाने की, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है, या दोनों को है, या किसी को नहीं है। तो यहाँ आपको मेंशन करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। दूसरा क्या है? विशिष्टता और पुरोगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। तो कैसा कैसा उपबंध किया जा सकेगा? वह रीति जिससे विज्ञापनों या अन्य वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाएगा, और वह रीति जिससे अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से कोई विज्ञापन या अन्य वस्तु अभिग्रहित की गई है। मोटा मोटी अगर हम समझें इस सेक्शन की बात, तो ये कहता है कि ऐसे सभी ज़रूरी रूल्स जो कि इस एक्ट को और बेहतर बना सकें, जो कि महिलाओं के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन या अशिष्ट रोपण को रोक लगाने में सहायक बन सकें, इस तरह की जो है रूल्स बनाने की शक्ति अधिकारियों को होगी। कौन से अधिकारियों को होगी? केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को होगी। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? कि वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे रूल्स बना सकेंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें जानने की बात है वो क्या है? कि पावर किसको डिप्लॉय की गई है? तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो है विमेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कंप्लीट हुआ। चूँकि मैं एक ऐसी बात जो महसूस कर रहा हूँ मैं आपसे अभी क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधारने में, उसे और बेहतर बनाने में। इसके बावजूद कुछ ऐसे गलतियाँ जो है कि जो मेरे द्वारा हो जाती हों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश में मैं कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करूं जो आपको अच्छे नहीं लगे हों, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो बनाने के क्रम में बस निकल जा रही हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इन चीज़ों को और बेहतर बनाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़, जो ज्ञान की चीज़ है, जो कुछ भी हमने 2, 3, 4, 5 दिनों में मेहनत करके इस एक्ट पर जो गूढ़ कार्य ढूंढ निकाले हैं, आप उन्हें आत्मसात करें, हमारी गलतियों को माफ़ करें और वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें। मिलते हैं फिर से किसी नए एक्ट के साथ और इस बार और बेहतरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।